हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट की ये वीडियो शॉर्ट नोट्स पे ही डिपेंड रहेगी। मेनली इनमें शॉर्ट नोट्स में से ही आएंगी। अगर 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी जो है आपका वो पार्ट्स में डिवाइड होके आएगा। तो उस हिसाब से हम ये जो है वीडियो में तैयार कर रही हूँ। जितने भी इसमें शॉर्ट नोट्स कराए जाए या मैंने पहले भी आपको 1-2 वीडियो बना के भेजी है, तो उसके शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी तैयारी कीजिएगा। सबसे पहला जो मैं इसमें क्वेश्चन बता रही हूँ वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट का, जो इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 13, वो बैंकिंग कंपनी वाले की ही बात कर रही हूँ मैं। तो इसका जो है आपने परफॉर्मा करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि कई बार हमें विद इमेजिनरी फिगर और परफॉर्मा ही आ जाता है, और आया भी हुआ है। आपने लास्ट एग्जामिनेशन में आपने देखा ही होगा कि आया भी है। तो इस तरह से जो है आपने सबसे पहली बात तो उसका परफॉर्मा ज़रूर से ज़रूर उसका याद कर लेना है। उसके बाद में बैलेंस शीट की कुछ टर्म्स हैं, उसमें से शॉर्ट नोट बनाए हैं, तो उसके लिए जो है आप इसको शॉर्ट नोट्स की कुछ टर्म्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है स्टैचुटरी रिजर्व। स्टैचुटरी रिजर्व क्या होता है? स्टैचुटरी का मतलब होता है, आपको मैं वैधानिक रूप से बनाया हुआ, ठीक है, मतलब जो कानून की दृष्टि में बनाना ज़रूरी है। मतलब आप चाहो ना चाहो, कोई कंपनी चाहे ना चाहे, लेकिन उन रिजर्व को मेंटेन करके रखना, बनाना जो है वो ज़रूरी है। जैसे सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्टैचुटरी रिजर्व में अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से एटलीस्ट 25% जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करेगी इन अ स्टैचुरी रिजर्व। क्लियर? कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? वो स्टैचुरी रिजर्व में 25% अमाउंट। और 25% अमाउंट स्टैचुरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है इस पर्पस के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ही जो अमाउंट है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मतलब कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पहले 25% अमाउंट निकालेंगे, फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब इसको निकालना ज़रूरी है। ये इस पर्पस के लिए क्या किया जाएगा कि पहले रिटेन किया जाएगा, किसको किसको प्रेयर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा ट्रांसफर टू स्टैचुरी रिजर्व, देन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये जो अमाउंट है वो तब तक जो है हमें स्टैचुरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा जब तक कि जो हमारे पास जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम बिकेम इक्वल टू पेड अप कैपिटल, जब तक वो इसके इक्वल नहीं हो जाता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आरबीआई कुछ बैंकिंग कंपनीज को कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर सम टाइम पीरियड, एग्जम्प्ट कर दें कि आप स्टैचुरी रिजर्व में पैसा मत डालो, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद फिर उनको पैसा जो है वहाँ पे डालना ही होगा। तो ये था हमारे पास स्टैचुरी रिजर्व, जिसमें 25% अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। कहाँ से? करंट ईयर के प्रॉफिट में से, जो पर ईयर होता है उसमें से। अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट। पहले इसमें एक पॉइंट एक भी ये भी रहता है कि अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें ये जो 25% रिजर्व बनाना ज़रूरी है। मतलब उसमें वो छूट वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जम्प्ट करना, अब हर बार प्रॉफिट हो कंपनी को ये भी ज़रूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। तो वो केसेस होते हैं कुछ अलग, जो इसमें एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाती है, बट फॉर सम टाइम। ये नहीं कि आप कई कई साल उसमें निकाल दो, वो डिपेंड करता है आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर कि कितना जो है उनको टाइम पीरियड वो दिया जाएगा। जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं तब 25% जो है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है टू स्टैचुरी रिजर्व। वो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी उसमें। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास
कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है, हम उसमें लिख तो देते हैं कि हाँ ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व हमने बनाया हुआ है। वो क्या होता है कि जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है और उसमें जो सरप्लस अमाउंट आएगा वो कहाँ पे जाता है, कैपिटल रिजर्व में। उसको वो रिजर्व कैसे बनेगा, वो जो भी हमारी एसेट्स होगी उनकी रिवैल्यूएशन पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है वो हमारी कैपिटल रिजर्व के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक टर्म हमारे पास ये हो जाएगी कैपिटल रिजर्व के लिए। बाकी भी काफ़ी सारी टर्म्स है, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट, ये अलग अलग उसमें शेड्यूल्स में डिवाइड हैं। तो हर एक टर्म के बारे में बता रही हूँ मैं। इन टर्म के बारे में एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिमांड डिपॉजिट के बारे में हम देख सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है, इसमें वो सारा डिपॉजिट जो है इंक्लूड किया जाता है जो रिपेबल होगा ऑन डिमांड। क्या होगा, रिपेबल, मतलब जब उसको वापस करना है तो कैसे होएगा, ऑन डिमांड। दैट इज डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट तो किया हुआ पैसा, लेकिन जब हम इसको रिपे करना होगा तो कब कैसे करना होगा, ऑन डिमांड करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट, या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट, या फिर हमारे पास अदर डिपॉजिट पेबल एट कॉल आर टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो मतलब ये दो तीन चीज़ों का बताया मैंने, पहला बताया जैसे इसमें क्या इंक्लूड होता है, ओवरड्राफ्ट के बारे में, एक बताया मैंने आपको कैश क्रेडिट के बारे में, और एक मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी ऐसी डिपॉजिट, एनी डिपॉजिट, ठीक है, एनी डिपॉजिट जो पेबल होगी, ठीक है, पेबल कैसे होगी वो हमारे पास एट कॉल, मतलब जब भी कॉल किया जाएगा कस्टमर्स की तरफ से, जब भी जिसने भी डिपॉजिट किया है, देन वो क्या हो जाएगा, डिमांड एंड डिपॉजिट। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड के लिए आगे इसमें टर्म डिपॉजिट है जो कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है। सेविंग बैंक डिपॉजिट है, मतलब जो बैंक में काफ़ी लंबे टाइम के लिए सेविंग्स हम डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है, उनको निकालते नहीं हैं और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, आप अपनी बुक में से भी कर लीजिए, जो मेन है जिनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक हमारे पास आ जाता है बिल्स पेबल। वैसे तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है क्योंकि बिल्स पेबल तो हम शुरू से जब से बैलेंस शीट कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं, बट होता क्या है बिल्स पेबल, वो खैर वो भी पता ही है सभी को कि क्या होता है, करंट लाइबिलिटी है, सभी जानते हैं इसको, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बैंकर्स होते हैं, ठीक है, जो बैंकर्स है हमारे, वो प्रोवाइड करते हैं ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि बहुत सारे ऐसे साधन वो प्रोवाइड करते हैं जिससे जो कैश है वो एक जगह से, या जो पैसा है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है, ठीक है। कैसे जाएगा, वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस पे जाएगा पैसा। इस तरह की जो बैंक है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है, जिन इंस्ट्रूमेंट पे जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग रह जाए, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अब आउटस्टैंडिंग कैसे और इंस्ट्रूमेंट कैसे, मान लीजिए किसी को चेक दिया गया, ठीक है, एक पर्सन ने बी पर्सन को चेक दे दिया, जब तक ये पर्सन इसको कैश नहीं करा लेता तब तक ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, और ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी गया तो ये क्या है, ये बिल्स पेबल है, मतलब अभी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, हमने देना है, इसने चेक लिख दिया, ठीक है, अब जब ये जाएगा तो दोनों के खातों में एंट्री हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बिल्स पेबल की बिल पे करना है, लेकिन अमाउंट क्या है, अभी आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड क्या है, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट किस चीज़ पे पेबल है, ऑन डिपॉजिट,
ठीक है, या फिर एंड बोरोविंग्स, ठीक है, बोरोविंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल है। इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर वो इंटरेस्ट जो पेबल है विच इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, विच इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रूड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास कि अगर इंटरेस्ट 30th जून एंड 31st दिसंबर, ठीक है, इसको पेबल होना है, और जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। अब यहाँ पे आके जो हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, अकाउंट क्लोज्ड, लेकिन इंटरेस्ट जो पेबल है वो है 30 जून को मिलेगा या 31 दिसंबर को। अब जो ये टाइम पीरियड है हमारा फ्रॉम 1st जैन टू 31st मार्च इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब वो हो चुका है बट नॉट ड्यू, अभी वो ड्यू होना मतलब ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि एक बार नोट करने वाली है कि जो इंटरेस्ट ड्यू है ऑन डिपॉजिट विल बी क्रेडिटेड टू डिपॉजिट, मतलब उसको डिपॉजिट में हम जमा तो कर देंगे एंड विल नॉट बी शोन हेयर, लेकिन इसको जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसमें शो नहीं करेंगे। उसमें कब शो करेंगे, वो इसी डेट को उसको डिपॉजिट कर देंगे, अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बट नॉट शो इन, इसके अंडर, इस हेड के अंडर हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अदर प्रोविज़न दिए हैं कि अदर प्रोविज़न्स के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है, लाइक टैक्स के लिए प्रोविज़न बना दिया, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बना दिया, ठीक है, और टैक्सेस के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बना दिया है। तो ये सारी जो प्रोविज़न है, डिविडेंड के लिए बना दिया, अनक्लेम डिविडेंड के लिए, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट के लिए, ये सारे जो प्रोविज़न के बनाते हैं हम, मतलब कुछ अमाउंट सेव करके रखते हैं, लाइक कभी भी ये ड्यू होंगी, कभी भी ये देनी होंगी, तब हम इनको ईजिली दे सके, तो इनके लिए जब पैसा बचा के रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अदर इंक्लूड प्रोविज़न्स में इंक्लूड हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, ये एडवांसेस के अंदर आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट आर द एडवांसेस, तो एडवांसेस में फर्स्ट है हमारे पास बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ये भी एक एडवांसेस का ही पार्ट है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एडवांसेस ही है ये। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक है वो एडवांसेस मनी टू द होल्डर ऑफ ए बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि जो इसका होल्डर होता है, मतलब जो एडवांसेस या जो बिल लिखा जाएगा जिसके लिए, मतलब जिसको पैसा लेना है उसके लिए वो लिखा जाएगा, उसको क्या करता है, इसमें बैंक जो है, जो वो एडवांस का अमाउंट होता है, मतलब जो बिल पे लिखा है, वो उसकी मैच्योरिटी जो डेट होती है, ठीक है, जो हमारे पास उसकी मैच्योरिटी डेट है, उसके पूरा होने से पहले ही वो अमाउंट दे देता है। किसको, जिसके लिए वो बिल लिखा गया था, मतलब जिसको पेमेंट करनी थी। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी के लिए बिल लिखा, ठीक है, अब बी ने अमाउंट लेना है, ये अमाउंट कहाँ से लेना है, ये लेना है बैंक से, उसने बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। अब ये कब ले सकता है, जब इसकी ड्यू डेट आए। अब ड्यू डेट जो है उसमें थोड़ा सा टाइम है और ये चाहता है कि मुझे पेमेंट पहले ही मिल जाए, तो बैंक क्या करेगा, इसको पेमेंट पहले ही दे देगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ वो चार्ज लेगा, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि उसने डिस्काउंट काट लिया, मतलब डिस्काउंटेड कर लिया बिल, मतलब बिल के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट काटा, बाकी पेमेंट इसको कर दी। और जब ड्यू डेट आएगी
तब बैंक किससे ले लेगा पैसा? जिसने देना था, जिसने बिल लिखा था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बिल्स परचेज, मतलब कि बिल को पहले ही परचेज कर लिया और उसको डिस्काउंट करके फिर उसकी पेमेंट की। क्लियर? इसको हम अगर देखा जाए तो क्या कहेगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एडवांस बाय विच द बैंक एडवांसेस मनी टू द होल्डर। होल्डर मतलब जिसको मिला था बिल, ठीक है, ऑफ द बिल बिफोर द मेच्योरिटी डेट आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कि उस होल्डर से जो क्या करेगा, ये पहले ही अमाउंट उसको दे देगा मैच्योरिटी डेट से और उसके बदले में उससे कुछ डिस्काउंट रेट जो है वो काट लेगा। इसमें ही नेक्स्ट टर्म आती है, और दिस इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवांसेस। हमने अभी डिमांड डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट क्या है? ये है, एक कैश क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट बाय विच ए बैंक लेंड्स मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट यूजली ऑन हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ स्टॉक। मतलब कि क्या है कि स्टॉक को बंधक बना के या उसके ऊपर, जितना कंपनी के पास स्टॉक है उसके ऊपर जो है अमाउंट एक लिमिट तक उधार दे देना। क्लियर? मान लीजिए अमाउंट का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन वो करेगा और उसकी एक लिमिट बना लेगा कि ये स्टॉक इतने रुपए तक का है और इस स्टॉक के ऊपर इतना लिमिट में जो है वो बोरोविंग दी जा सकती है। मतलब कि इतने में जो है वो पैसा उधार, लोन जो भी है वो दिया जा सकता है। इसमें जो उधार लेने वाला है वो क्या करेगा, वो सारा जो अमाउंट है जो उसने लिमिट बनाई है वो एक साथ पैसा नहीं लेगा। ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट ले लेगा। मान लीजिए उस स्टॉक की वैल्यूएशन 50 लाख की हुई है और होल्डर को जरूरत है अभी सिर्फ 10 लाख की, या हम बोल देते हैं कि 30 लाख की या 20 लाख की, जैसे भी उसको ज़रूरत हो, जो वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ये अमाउंट ले लेगा। लेकिन लिमिट कहाँ तक है? वो है 50 लाख तक की। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को इस केस में जितना अमाउंट वो होल्डर ले लेता है जिसको लोन दिया गया है, बाकी अमाउंट जो है हर टाइम अपने पास कैरी करके रखना होगा। मतलब अगर 30 ले लिया तो वो 20 लाख कैरी करके रखेगा, अगर 20 ले लिया तो वो 30 लाख कैरी करके रखेगा। मतलब कि जितनी उसकी लिमिट है उतना पैसा बैंक को हमेशा रखना पड़ेगा। मतलब कि जब भी डिमांड आए, जब भी ऐसा टाइम आए, तो वो किसी भी टाइम पे जो है उसको डिमांड कर सकता है कस्टमर। जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, वो कभी भी कस्टमर के द्वारा जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। अब इस तरह की जो कैश क्रेडिट होते हैं, इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगी, इट इज लिटिल बिट हायर। मतलब कि वो थोड़ा सा तो ज्यादा है, ठीक है, वो थोड़ी सी तो ज्यादा होगी, क्योंकि देखो उसका पैसा भी एक तरह से फंसा हुआ है बैंक का, कि उसने लिमिट भी उसकी कर दी और अब वो पूरा पैसा यूज भी नहीं कर रहा है, तो वो जो बाकी उसको पैसा है वो उसका बिना, मतलब वो कहीं डिपॉजिट भी नहीं कर सकता उसको। जब वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो उसकी इनकम तो एक तरह से बाउंड होगी ना। अब उस इनकम को कंप्लीट करने के लिए जितना ये अमाउंट एक कस्टमर निकाल लेगा, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी वो हाई रखेगा, थोड़ा सा हाई जो है वो चार्ज करेगा। इसी में ही आगे आता है हमारे पास ओवरड्राफ्ट्स। ये मैं सारे बता रही हूँ, ये एडवांसेस के पार्ट है। मतलब एडवांसेस का अगर पूरा क्वेश्चन आए ना तो उसमें सारे आएंगे। ये कैश क्रेडिट आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, इससे पहले मैंने बिल्स परचेज और डिस्काउंट का बताया वो आएगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट भी क्या है हमारे पास, ये भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कैश का। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी कोई भी कस्टमर अपने ऑपरेटिंग अकाउंट से जो वो ऑपरेट कर रहा है बैंक में जो उसका ऑपरेटिंग अकाउंट है, बैंक उसको अलो कर देता है कि आप जितना अमाउंट आपका है बैंक में उससे ज़्यादा अमाउंट आप निकाल लो। एक लिमिट होती है
कि मान लीजिए उसके बैंक में चाहे 10 लाख जमा है या जितने भी उसके जमा है पैसे, और उसको लिमिट दे देगी कि आप 15 लाख तक जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कितने जमा है तो लिमिट कितनी हुई उसकी, 5 लाख एक्स्ट्रा की हो गई, कि वो उसको 5 लाख बोलेगा कि आप जो है उसमें से एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। इस पे भी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे अब उसको वो ऑन डिमांड दे रहा है, उसका पैसा जमा तो नहीं है, एक तरह से उधार ही दे रहा है उसको वो, तो इसमें भी जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक हमारे पास आता है उसके बाद टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, एक तरह से इसमें जो है फिक्स अमाउंट जो है विड्रॉ किया जाता है इन लमसम। मतलब लमसम यानी कि एक पूरा जितना भी अमाउंट होगा इकट्ठा वो जो है निकाल लिया जाता है। इसमें तो क्या था कि जितना वो निकालना चाहे उतना निकाले, कैश क्रेडिट में भी था कि लिमिट बन गई उसकी, जितना निकालना चाहे उतना निकाल सकता है, बाकी के ऊपर उसको ब्याज भी नहीं देना है, इसके ऊपर हायर है बट बाकी के ऊपर तो उसको नहीं देना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट जो है वो विड्रॉ एक टाइम से किया जाता है। लाइक लोन ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं कि लोन ले लिया 10 लाख का और बाकी कहता है जी नहीं मैं तो अभी 4 लाख लेके जा रहा हूँ, 6 लाख अपने पास रखो आप, नहीं ऐसे नहीं। इसमें एक बार जितना हो गया वो टोटल अमाउंट जो है उसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ी लो होती है कंपैरेटिवली टू ये जो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के ऊपर है, इनकी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है। क्यों? क्योंकि बैंक को एक अमाउंट जो है अपने पास कैरी करके नहीं रखना पड़ रहा है। जितना अमाउंट का लोन है सेम अमाउंट जो है उसको हमने दे दिया, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि उसको कैरी करे और उसको मतलब ये रहे कि हाँ कभी भी कस्टमर डिमांड कर सकता है और मुझे देना पड़ेगा। नो, उसके लिए उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी वीडियो में इतना जो है सफिशेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं देखती हूँ कि जितना भी आपको, क्योंकि अभी हमारे पास करवाने के लिए तो मेरे पास सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, मतलब 2-3 वीडियोस में ही आपका वो कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके साथ कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में तब यहाँ तक के लिए जो है सफिशेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।